छम छम करता आया मौसम बिखरने तक रसत पे अखियाँ रसता देके बिछड़ने तक घर जबरदस्ती कि तेरी मेरी की जिंदड़ी वो घर जबरदस्ती कि तेरी मेरी की जिंदड़ी। आज शुरू करेंगे इसी के साथ दरोगा का सेट जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन का है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही के जांच करना प्रतिबंधित किया गया था। तो अंतर न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों के जांच करना प्रतिबंधित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार पॉइंट है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही को जांच करना यह प्रतिबंधित किया गया था, यानी रद्द किया गया था। आर्टिकल 122 के तहत यह रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? संसद के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? संसद के अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है संसद के अधिनियम पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, लोकपाल के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो चयन समिति में, लोकपाल के चयन समिति में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति नहीं होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति आवश्यकता है। तो इसमें संसद करती थी, इसमें संसद नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका। कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, तो मूलतः भारत के वर्णन किस रूप में व्यक्त किया गया था? तो प्रभुत्व संपन्न राज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एक और दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो एक और भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, तो मूलतः भारत के वर्णन किस रूप में करती है? तो प्रभु संपन्न राज्य में और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ठीक है। बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये दोनों जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस मूल्य संविधान में तो कहेगा तो प्रभु संपन्न राज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन की जरूरत होती है? तो 50 सदस्यों का। लोकसभा के में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो टोटल 11। इंपॉर्टेंट डबल स्टार पॉइंट है, ये भी डबल स्टार पॉइंट है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? टोटल 11 बैठक हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहनी है जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के लिए था इंदिरा साहनी बनाम केस, ठीक है। और कह दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष? ये भी डबल स्टार पॉइंट है, ये भी डबल स्टार पॉइंट है, याद रखना। दहेज निरोधक अधिनियम कब आया था? 1961 में, 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन ही गायब हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 94 जो स्पीकर से संबंधित, स्पीकर के हटाना, ये किससे संबंधित है? तो 94 है जो स्पीकर को हटाना, 94 आर्टिकल में स्पीकर यानी अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की चर्चा किया गया।
तो आर्टिकल 94 में किसमें, आर्टिकल 94 में किया गया चर्चा स्पीकर को हटाने के लिए। और राज्यसभा के उपसभापति के हटाने के लिए, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए आर्टिकल 90 में वर्णन किया गया। राज्यसभा के उपसभापति के हटाने का वर्णन किया गया आर्टिकल 90 में, कितना में, आर्टिकल 90 में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 67 के खा में, किसमें, 67 के खा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। और राज्यपाल के राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए 90, राज्यसभा के उपसभापति के हटाने के लिए आर्टिकल 90 में वर्णन है। आर्टिकल राज्यसभा के उपसभापति हटाएगा 90 से, स्पीकर को हटाएगा आर्टिकल 94 से, स्पीकर को हटाएगा आर्टिकल 94 से, उपराष्ट्रपति को हटाएगा 67 के ख से, 67 के ख से हटाएगा। और राष्ट्रपति को हटाएगा अनुच्छेद 61, ये तो याद रखना। राज्यसभा के उपसभापति का है तो 90, स्पीकर को हटाना है तो 94, और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो 67 के ख, और राष्ट्रपति को कहेगा तो अनुच्छेद 61, ठीक है। आगे बढ़ूँ, कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसके कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ये कौन कहे थे, तो ये एनी बेसेंट बोले थे कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसके कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत कर सके। ये एनी बेसेंट की कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता था। राजा बनाने वाले के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो ये दोनों का, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को राजा बनाने वाले के नाम से जानते थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना हुआ था विश्वविद्यालय शिक्षा से विकास के लिए राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना की गई थी। राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए थी, ठीक है। शाहजहां नामा लेखक कौन थे, तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने शाहजहां नामा पुस्तक लिखी थी, गुलबदन बेगम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राधा कृष्णन कमीशन का है तो विश्वविद्यालय शिक्षा से, ठीक है। आगे बढ़ो, स्वदेशी आंदोलन, इसका क्वेश्चन ही गायब हो गया, बताओ तो। हाँ, बच्चा हुआ है। सैयद हैदर रजा नेतृत्व करता थे किसके क्रांति से, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेतृत्वकर्ता के बारे में दिया है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो सैयद हैदर रजा जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, सैयद हैदर रजा। और चिदम्बरम पिल्लई, ये मद्रास से कर रहे थे। चिदम्बरम पिल्लई स्वदेशी आंदोलन मद्रास में नेतृत्व कर रहे थे। सैयद हैदर रजा कहेगा तो दिल्ली में। और लाला लाजपत राय कहेगा तो ये पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, पंजाब में। और हरी सर्वोत्तम राय, ये आंध्र प्रदेश में। हरी सर्वोत्तम राय थे जो आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता थे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में सर्वोत्तम राय हो जाएगा, पंजाब में लाला लाजपत राय हो जाएगा, और चिदम्बरम पिल्लई जो मद्रास है, और सैयद हैदर रजा जो दिल्ली से संबंधित हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ो, करा कि क्रांतिकारी आंदोलन के पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशन किया गया था। काल कहाँ से, तो महाराष्ट्र से काल को प्रकाशन किया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित हुए थे। क्रांतिकारी आंदोलन को पैरवी करने वाला समाचार पत्र कौन था, काल। और ये प्रस्तावित किया गया था महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा। फिर सर्वप्रथम किस अधिनियम में भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव किया। तो 1853 चार्टर एक्ट में, 1853 चार्टर एक्ट में भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के संभव बनाया था। 1853 आर्टिकल रेगुलेटिंग एक्ट यानी चार्टर एक्ट 1853 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के संभव बनाया था। 1853 चार्टर एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंधित क्षेत्रों के सुमेलित कीजिए। तो कृषक विद्रोह में और उनके क्षेत्र के बारे में दिया गया था जो 19वीं सदी में हुए थे। तो कुकी विद्रोह,
कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था कोकी विद्रोह, ठीक है। कोकी विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में। कुका कहेगा तो पंजाब में, कुका कहेगा तो पंजाब में, कोकी कहेगा तो त्रिपुरा में। पावना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। पावना कृषक विद्रोह कहेगा तो बंगाल में। बिरसा मुंडा विद्रोह कहेगा तो बिहार में। बिरसा मुंडा विद्रोह कहेगा तो कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह। पावना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में पावना कृषक विद्रोह हुआ था। कुका विद्रोह कहेगा तो पंजाब में। कुकी कहेगा तो त्रिपुरा। कुकी कहेगा त्रिपुरा। कुका कहेगा पंजाब में। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। कुकी कहेगा त्रिपुरा में। पावना कहेगा तो बंगाल में, बंगाल और उड़ीसा। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहेगा तो बिहार और झारखंड, ठीक है। आगे बढ़ो। करे यापनी है किसका? एक संप्रदाय है। तो यापनी किसका है? तो जैन धर्म का। इंपॉर्टेंट ये डबल स्टार पॉइंट है। यापनी किसका है? तो जैन धर्म का एक संप्रदाय। करण नेक्स्ट है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत का उपाधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। परम भागवत की उपाधि कौन लिया था? तो पहले तो समुद्रगुप्त लिए थे, फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय लिया था। कौन लिया था? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब आगे बढ़ो। कह रहे कि सुमेलित नहीं है तो अजमेर कुब्बत उल इस्लाम, ये सब गलत है। जौनपुर अटाला मस्जिद है जौनपुर में। जहाज महल कहाँ? तो मालवा मध्य प्रदेश में जहाज महल। गुलबर्गा कहे तो जामा मस्जिद में गुलबर्गा, गुलबर्गा में जामा मस्जिद। जहाज महल कहेगा तो मालवा में हो जाएगा। अटाला मस्जिद कहेगा तो जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। और नेक्स्ट है कौन एक युग्म सुमेलित है? तो इसमें कौन सा? फ्रैंको मॉरिस। फ्रैंको मॉरिस ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है। बाकी सब क्या है? तो गलत है, ठीक है। कौन एक युग में सुमेलित है? तो फ्रैंको मॉरिस जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, बाकी सब गलत है। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्मारक और निर्माण करता है। कौन कौन निर्माण किया था? अलाई दरवाज़ा कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहेगा तो अकबर ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। मोती मस्जिद शाहजहाँ, इंपॉर्टेंट है दोनों। मोती मस्जिद आगरा वाला कहेगा तो शाहजहाँ, लेकिन दिल्ली वाला कहेगा तो औरंगजेब। दिल्ली में औरंगजेब बनाया था। कौन बनाया था? दिल्ली में मोती मस्जिद, दिल्ली में औरंगजेब। दिल्ली में औरंगजेब। आगरा में कहेगा शाहजहाँ, आगरा में शाहजहाँ, ठीक है। आगरे में ना था मुमताज़ थे, इसलिए याद रखना शाहजहाँ। दिल्ली कहेगा मोती मस्जिद तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य को सुईल नदी परियोजना में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में सुईल नदी है, डबल स्टार पॉइंट है। सुईल नदी परियोजना कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में सुईल नदी परियोजना है, हिमाचल प्रदेश में। करें किस मृदा को कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। तो नमी की रोकती है कौन? तो काली मृदा। जो कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है काली मृदा, ये भी डबल स्टार पॉइंट है। काली मृदा में क्या होती है? तो नमी को रोके रखती है, इसलिए सिंचाई की कम आवश्यकता होती है काली मृदा में। रूर बेसिन कहाँ? तो ये हो जाएगा जर्मनी में रूर बेसिन। रूर बेसिन ये इंपॉर्टेंट है। रूर बेसिन कहाँ है? तो जर्मनी में रूर बेसिन, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। और एटना कहाँ? तो एटना है जो सिसिली द्वीप पर है, ठीक है। और विसुवस कहेगा तो इटली में हो जाएगा। यूरेबस ये इंपॉर्टेंट है। यूरेबस, ये यूरेबस कहाँ? तो यूरेबस रॉस द्वीप पर। यूरेबस कहाँ? तो यूरेबस है जो रॉस द्वीप, यानी इसी नाम का चेंज करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। नेक्स्ट विज्ञान कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है उसका मिलान करना, ठीक है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ? तो बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। भारतीय वन प्राणी संस्थान कहाँ? देहरादून में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहेगा तो भोपाल में, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है तो इसको यहाँ पे कलकत्ता दिया था, भोपाल हो जाएगा। वन प्राणी कहेगा तो देहरादून, लेकिन वन प्रबंधन संस्थान कहेगा तो ये हो जाएगा कहाँ? भोपाल में। हिमालय पर्यावरण एवं विकास के गोविंद बल्लभ पंत कहाँ है? तो हिमालय पर्यावरण एवं विकास गोविंद बल्लभ पंत संस्थान का, तो अल्मोड़ा राजस्थान में, ठीक है। तो हिमालय पर्यावरण विकास एवं गोविंद बल्लभ। वन प्रबंधन कहाँ है? तो भोपाल में। वन प्राणी संस्थान तो देहरादून। पारिस्थितिकी कहेंगे तो बेंगलुरु में। अब यहाँ से मिलान करना है आगे। करे कि कौन एक है जो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ये भी डबल स्टार है। तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन है? तो सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। सागरीय जल का समान तापमान क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए, ठीक है। सागरीय जल में कौन एक प्रबल विरंजन के सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि, इसके कारण प्रवाल विरंजन के सबसे अधिक प्रभावी कारक है, ठीक है।
और खनन क्षेत्र और खनिज है, ठीक है। तो गुरुमहिसानी कहाँ है, तो ये गुरुमहिसानी कहाँ है, तो ये लौह अयस्क है गुरुमहिसानी। तलचर कहाँ है, तो कोयला क्षेत्र है तलचर, ठीक है। जादूगोड़ा तो यूरेनियम से संबंधित है, और जावर की खान सीसा से संबंधित है, जावर की खान सीसा से संबंधित है। गुरुमहिसानी कहाँ, तो गुरुमहिसानी लौह अयस्क ये है। और तलचर कहेगा तो तलचर कोयला के क्षेत्र है, तलचर। जादूगोड़ा कहेगा तो यूरेनियम से संबंधित है, जावर की खान सीसा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जावर कहेगा तो सीसा से, जावर सीसा से, जादूगोड़ा यूरेनियम से, तलचर कहेगा तो कोयला से, और गुरु महिसानी कहेगा तो लौह से, गुरु महिसानी लौह से। तलचर कहेगा तो तलचर किसके लिए है, कोयला क्षेत्र है, गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए। और जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा के, जावर सीसा गुरु महिसानी लौह अयस्क, तलचर कोयला जादूगढ़ यूरेनियम, ठीक है। जावर की खान सीसा से, जादूगोड़ा यूरेनियम, तलचर में कोयला, गुरु महिसाना में कोयला अयस्क, सॉरी लौह अयस्क से, ठीक है। आगे बढ़ो। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह, तो खुला सागरीय बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई बंदरगाह है जो खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ये भी दोनों के दोनों डबल स्टार पॉइंट। खुला कहेगा तो खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र है तो मन्नार की खाड़ी, ज्वारीय उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र मन्नार की खाड़ी। अब आगे मिलान करना है, तो मिलान करना है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान के बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान के अश्गाबाद। देखो इसका ट्रिक है। कजाकिस्तान किर्गिस्तान 5 कंट्री, टोटल कितना कंट्री, 5 कंट्री। कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो कजाकिस्तान की राजधानी, पहले देखो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, कहाँ दुशांबे तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का है तो अश्गाबाद है, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, किर्गिस्तान की तो बिश्केक है, किर्गिस्तान की कहेगा तो बिश्केक, किर्गिस्तान की बिश्केक, ठीक है। और उज्बेकिस्तान की कहे तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान के ताशकंद हो जाएगा। बाकी बचा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कजाकिस्तान नूर सुल्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हो जाता है, ठीक है। और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाता है, तजाकिस्तान के दुशांबे, किर्गिस्तान के बिश्केक। और उज्बेकिस्तान के कहाँ हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान के कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नूर सुल्ताना होता है, ठीक है। ताशकंद की राजधानी कहाँ है, तो अफगानिस्तान के उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के अस्ताना हो जाएगा, ठीक है। कजाकिस्तान के अस्ताना है, ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना हो जाएगा। और उज्बेकिस्तान के कहाँ हो जाएगा, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उज्बेकिस्तान के ताशकंद, कजाकिस्तान के अस्ताना, कजाकिस्तान के अस्ताना, किर्गिस्तान के बिश्केक, किर्गिस्तान के बिश्केक, तजाकिस्तान के दुशांबे, और तुर्कमेनिस्तान कहेगा तजाकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद, और उज्बेकिस्तान ताशकंद, ठीक है, याद रखना। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी सीट में है। पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में, कहाँ दक्षिणी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के अधिकांश क्षेत्र हैं जो कछारी मिट्टी, स्किन कौन सी मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का अधिकांश क्षेत्र है जो आच्छादित है किससे, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे, तो कछारी मिट्टी से हो जाएगा। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के तहत राज्य खाद्य आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हुआ था राज्य खाद्य आयोग की स्थापना, ठीक है।
आगे बढ़ो। कह रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों के पूरब से पश्चिम क्रम, तो पहले मैकाल छोटा नागपुर हो जाएगा, सातपुड़ा महादेव। मैकाल छोटा नागपुर सतपुड़ा महादेव हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ में हिंदी पुरस्कार पाने वाली सुमित्रा नंदन पंत। फिर निम्न में कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित है, तो इसमें आ जाता है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सूडान है, ठीक है। और सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ये 4 कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास कहाँ है, तो पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की प्राकृतिक आवास कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है, गुजरात में। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है, तो गुजरात में मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है। मीठी बिरदी कहाँ है, तो गुजरात में परमाणु संयंत्र। मंदार रोपवे किस जिला में, तो मंदार पर्वत है जो बांका जिले में। कहाँ पे, बांका में मंदार रोपवे। मंदार पर्वत कहाँ, तो मंदार हिल है जो जमुई में है, लेकिन मंदार रोपवे कहेगा तो बांका में। नेक्स्ट पॉइंट करें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहाँ मुख्यालय, वित्त निगम वाशिंगटन डीसी, ठीक है। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, तो डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी किया जाता है। वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है। फेमा इम्पॉर्टेंट है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। फेमा की स्थापना कब किया गया था, तो 1997 में 1997 में फेमा को स्थापित किया गया था, 1997 में। करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटा के। प्राथमिक घाटे में ब्याज को भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाता है तो यह किसके बराबर हो जाता है, राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। यदि प्राथमिक घाटे को ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाती है। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटा के, तो प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाता है तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है, बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है। थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ो, कह रहा है कि ये तो प्राथमिक घाटा में ब्याज जोड़ देंगे तो राजकोषीय घाटा, और थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। टी मॉल्थस ने दी मॉल्थसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो जनसंख्या क्या था। टी मॉल्थस ने मॉल्थसियन थ्योरी दिया था जनसंख्या के लिए। जनसंख्या की लभांश क्या है, तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जनसंख्या की लभांश क्या है, तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जनसंख्या की लभांश क्या है, तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। अस्थियों के अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। रक्त में शर्करा के स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त में शर्करा को स्तर को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट करें, ब्रिक से मूत्र की मात्रा को निस्तारण करने वाली हार्मोन। ब्रिक से निस्तारण करने वाली कौन करती है, निस्तारण को नियंत्रित करती है। ब्रिक से मूत्र को निस्तारण को नियंत्रित हार्मोन कौन सा हार्मोन करती है, कौन सा हार्मोन, एडीएच है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडीएच हार्मोन है जो ब्रिक से मूत्र की मात्रा को निस्तारण को हार्मोन के द्वारा रोकी जाती है। ब्रिक के से मूत्र की निस्तारण को रोकती है कौन, एडीएच हार्मोन।
कह निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं, तो कैल्शियम है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन है, कार्बन है, लेकिन कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बन आयन। कह निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन का उदाहरण है, तो किण्वन है दूध से दही का किण्वन और दूध से खट्टा होना और शरीर से एथिल अल्कोहल का बनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी सब ये सब किण्वन कर रही है, शरीर से एथिल अल्कोहल भी क्या करती है, किण्वन करती है। हल्दी किस कुल का पौधा है, तो इम्पोर्टेंट है जिंजर बेसी कुल का हल्दी, ये डबल स्टार पॉइंट है। हल्दी किस कुल का पौधा, तो जिंजर बेसी कुल का हल्दी जिंजर बेसी कुल का। प्रोटीन के संगठन में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की होती है, तो ऑक्सीजन की, ये भी डबल स्टार पॉइंट है। प्रोटीन की संगठन में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की है, तो ऑक्सीजन की है, ठीक है। प्रोटीन में सबसे अधिक संगठन मात्रा में किस तत्व की, ऑक्सीजन की। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान श्वास के बाहर लेने और अंदर ले निकालने की प्रक्रिया में किस गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान श्वास के बाहर लेना या अंदर लेने निकालने की प्रक्रिया में किस गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाइट्रोजन में। किसमें, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट करें, वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम गैस का। किसका, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयान में टायरों में भरने के लिए, किसका, हीलियम गैस का, ठीक है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक समान प्रयोग होने वाले तत्व कौन से, पारा वाष्प और आर्गन। प्रदीप्त नली में प्रयोग किया जाता है पारा वाष्प और आर्गन को, पारा वाष्प और आर्गन को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊष्मा इंजन में किस प्रकार के ईंधनों के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बोरेटर। किस प्रकार के ईंधन के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन। किसमें, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट से और सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे, जो आग बुझाने वाला संयंत्र रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल पैदा होती हैं। कौन कौन सी अम्ल, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल पैदा करती है जिससे आग बुझ जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। करें निम्नलिखित में से, ये तो पहले वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुयान के टायरों में हीलियम गैस होती है, पारा वाष्प आर्गन हो जाएगा आग बुझाने वाले। और नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन CH4, सबसे अधिक कौन होता है, तो CO2 होता है, फिर बाद में CH4 होता है, फिर N2 होता है, फिर CFC होता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन का सही विकल्प का चयन कीजिए, तो यह क्या करता है, तो यह जल निकाय में पोषक तत्व का संवर्धन करता है, वृद्धि करता है। जल निकाय के पोषक तत्व का संवर्धन करती है, पोषक तत्व को संवर्धन करती है, यूट्रोफिकेशन करती है। जल में घुलित ऑक्सीकरण की मात्रा को कम करती है, तो उसे जल में ऑक्सीजन की घुलित मात्रा को कम करेगा तो यूट्रोफिकेशन कहलाती है। और जल निकाय में पोषक तत्व को संवर्धन को क्या करती है, संवर्धन की घटना, पोषक तत्व की संवर्धन की घटना, पोषक तत्व की संवर्धन की घटना होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम करेगी तो यूट्रोफिकेशन होगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि बात थर्मोमीटर जिसका उपयोग 2000 डिग्री सेल्सियस थे, इसका पायरोमीटर होता है, यानी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर मापती है पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण। ये तो ऐसे भी इसका निकालना है, तो क्या इसमें वेग निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाता है, U प्लस AT, ठीक है, AT। तो ये की जगह पे 9.8 हो जाएगा, U 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, T कितना 3 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 29.4 सेकेंड आ जाएगा, कितना 98 दिया गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 तेज 24 9 तेज 29.4 हो जाएगा, ठीक है। कर हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देती है, हरा रंग प्रकाश के हमारी आंखों को प्रवर्तित कर देती है, सही। हमारी हरे रंग क्या करती है, जो हरा दिखाएगा उसी को प्रवर्तित करेगा, जो कलर दिखाएगा उसी को प्रवर्तित कर देगा। कर किसी वस्तु पर पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के आधा होनी चाहिए। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु क्या होती है, घटती है। नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन जमाव बिंदु क्या हो जाएगा, घट जाएगा नमक मिलाने पर।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार। मोलेसिस बेसिन कहाँ है, तो इम्पोर्टेंट है। मोलेसिस बेसिन ये कहाँ, मिजोरम में मोलेसिस बेसिन है। मोलेसिस बेसिन कहाँ है, तो मिजोरम में। खारदुंगला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा क्या है, तो लद्दाख में। मोलेसिस बेसिन कहाँ है, तो मिजोरम में। अब यहाँ पे कौन है सत्य, उसका मिलान कर। नारायण सरोवर कहाँ है, तो गुजरात में। पाला कहाँ है, तो मिजोरम में। पाला झील कहाँ है, मिजोरम में। नारायण सरोवर कहाँ है, तो गुजरात में। कांकरिया कहाँ है, तो गुजरात में। उमियम झील मेघालय में। तो ये इसमें कौन गलत था, कांकरिया जो असम था ये गलत। ये कांकरिया कहाँ है, तो गुजरात में। नारायण सरोवर कहाँ है, तो गुजरात में। पाला मिजोरम में है। उमियम झील कहाँ है, तो मेघालय में। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका वर्षा और तापमान। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वर्षा और तापमान के द्वारा कोपेन जलवायु का वर्गीकरण किए थे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, तो वर्षा और तापमान। यहाँ से मिलान करना है। तो कह रहा है कि कौन से विकल्प असत्य हैं, तो संवहन तरंग कौन दिए थे, ओम्स। इंपॉर्टेंट है। संवहन तरंग होम्स, संवहन तरंग होम्स। संवहन तरंग के सिद्धांत कौन दिया था, तो होम्स ने। महाद्वीपीय फिसलन, महाद्वीपीय फिसलन डेली। संवहन तरंग होम्स, संवहन तरंग होम्स। महाद्वीपीय फिसलन कहेगा तो डेली। महाद्वीपीय फिसलन कहेगा तो डेली। महाद्वीपीय विस्थापन कहेगा तो जॉली। महाद्वीपीय विस्थापन कहेगा तो जॉली। तापीय संकोचन कहेगा तो जेफ्रीज। महाद्वीपीय विस्थापन कौन दिया था, तो ये गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने। तापीय संकोचन कहेगा तो जेफ्रीज। तापीय संकुचन जेफ्रीज। तापीय संकुचन जेफ्रीज ने दिया था। तापीय संकुचन कौन दिया था, तो जेफ्रीज ने दिया था। महाद्वीपीय कहेगा तो वेगनर ने। फिसलन दिया था कौन, डेली ने। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली ने। असंवहन तरंग कहेगा तो हमसे इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ो। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है, तो हिंद महासागर। इम्पोर्टेंट है। मोजाम्बिक जलधारा किससे संबंधित है, तो हिंद महासागर से संबंधित है। मोजाम्बिक जलधारा हिंद। कह कि सहायक नदियों का विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर में व्यवस्थित कीजिए। तो यमुना का ये सब है। तो सबसे पहले कौन आती, तो उत्तर से पश्चिम। तो पहले चंबल आएगा, फिर बेतवा आएगा। चंबल केन, चंबल सिंध। चंबल के बाद सिंध आता है। सिंध के बाद कौन आ जाएगा, बेतवा। बेतवा के बाद केन। चंबल उत्तर से दक्षिण में कौन आ जाएगा, तो चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन आ जाती है उत्तर से पूरब, पश्चिम से पूरब में। ठीक है। चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की सहायक नदी है। ठीक, आगे बढ़ो। करण निम्न में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी, तो हिमाद्री है जो नवीनतम है, लेकिन प्राचीनतम कहेगा तो अरावली श्रेणी। नवीनतम है तो हिमालय श्रेणी है जो नवीनतम श्रेणी है। ठीक है। और यहाँ पे मिलान करना है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश कहाँ कहाँ था, तो बैगुआ। बैगुआ कहाँ आती है, तो फिलीपींस में आती है बैगुआ। हरिकेन कहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून कहेगा तो चीन में। टाइफून चीन में, सॉरी चीन में। अब बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें बैगुआ याद रखो कहाँ आती है, तो है ये फिलीपींस में आती है बैगुआ। हरिकेन अमेरिका में, टाइफून चीन में, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में। करण निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है, तो रेंगमा नहीं है। तो रेंगमा कहाँ की, तो असम में। अंडमान और निकोबार द्वीप में हालचू है, ओंजो है, सोमपेन है। ऐसा हालचू ओंजे, हालचू ओंजे सोमपेन, हालचू ओंजे सोमपेन, हालचू ओंजे सोमपेन, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है। लेकिन रेंगमा कहाँ की, तो असम की है। करण निम्नलिखित में से विचार कीजिए, तो कौन से कथन सत्य है, तो राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण से ग्रंथ से मिलता है। ये सही है। किससे मिलता है, राजा का देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किससे था, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किसमें, तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत दिया गया। अरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई। किसमें, अरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई। तो इसमें से कौन हो जाएगा, 1 2 3 सब सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ो। करा कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इम्पोर्टेंट है। डबल स्टार। कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक है तो भीम खडपिसेस। कौन, भीम खडपिसेस। कुषाण वंश का कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भीम खडपिसेस था। वास्तविक संस्थापक भीम खडपिसेस। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक। इक्ता प्रथा, सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के काल में दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था,
पहली बार एकता प्रथा कौन था? तो इल्तुतमिश। लेकिन दूसरी बार कहेगा तो FST फिरोज शाह तुगलक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है FST। खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में खामनौर का युद्ध हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्यों है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो अबुल कलाम की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो कौन थे ये? तो ये तो दाजी कृष्ण पंडित। गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे दाजी कृष्ण पंडित। इम्पोर्टेंट ये भी है। दाजी कृष्ण पंडित थे जो गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करते थे, दाजी कृष्ण पंडित। वर्धा शिक्षा योजना कब आया था? तो 1937 में। प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जाकिर हुसैन। वर्धा शिक्षा योजना के प्राप्तकर्ता थे जाकिर हुसैन। वर्धा में शिक्षा योजना 1937 में लाए थे जाकिर हुसैन। करकू प्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों को ब्रिटिश रियासतों में मिला लिया। कौन मिलाया था? तो मैसूर, कुर्ग और कछार को मिलाया था लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। मैसूर, कुर्ग कछार को मिलाया था लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। मैसूर, कुर्ग, कछार के रियासतों को विलय किया था लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अशोक मेहता। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है। और आगे बढ़ो। कह रहा है कि निम्न से असत्य कथन के चुनिए। तो स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी ने। ट्रिब्यून कौन लिखे थे? दयाल सिंह मजीठिया। दयाल सिंह मजीठिया। हिंदू GS अय्यर और BR राघवचारी। हिंदू पुस्तक कौन लिखे थे? GS अय्यर एवं BR राघवचारी। ट्रिब्यून कौन लिखा था? दयाल सिंह मजीठिया। समाचार दर्पण विलियम कैरी। समाचार दर्पण कौन लिखा था? तो ये विलियम कैरी के द्वारा लिखा गया था समाचार दर्पण। हिंदू कहेगा तो हिंदू पत्रिका है जो अय्यर एवं बी राघवचारी। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। हिंदू अय्यर एवं बी राघवचारी। ट्रिब्यून कहेगा तो दयाल सिंह मजीठिया। ठीक है। आगे बढ़ो। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत के। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु कौन सी समिति के अध्यक्ष बनाए थे? तो गोविंद बल्लभ। अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे किसे? तो गोविंद बल्लभ पंत को बचाया गया था। काकोरी कांड में जितने भी व्यक्ति फंसे थे उन्हें बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत ने अध्यक्ष बने थे बचाव हेतु समिति के लिए। ठीक है। हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? तो इम्पोर्टेंट है मिर्जा गियास बेगम। हुमायूं के मकबरा के शिल्पकार थे मिर्जा गियास बेगम। ठीक है। मिर्जा गियास बेग। खैर निम्नलिखित शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले कौन था मराठा साम्राज्य में? तो सबसे पहले कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ राव। उसके बाद बाजीराव थे। बाजीराव के बाद कौन हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन था? बाजीराव फिर आ जाएगा फिर माधवराव। तो याद रखना पहले कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। विश्वनाथ के बाद बाजीराव, फिर आ गया बाजीराव, फिर माधवराव। बालाजी विश्वनाथ, फिर आ गया बाजीराव, फिर बाजीराव, फिर माधवराव। बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों का पूर्ण नियंत्रण किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। न्यायपालिका भारत संविधान में ग्रहण किया गया था कहाँ से? तो अमेरिका से न्यायपालिका शब्द को लिया गया था। ठीक है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था? तो सॉरी ये इनमें से कहीं नहीं। न्यायपालिका तो ऐसे ठीक है ना, ये इनमें से कोई ना हुआ। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इम्पोर्टेंट है। स्थानीय निकाय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से स्थानीय निकाय।
ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 का प्रावधान किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है। आर्टिकल 78 में किसका, तो प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण कौन करती है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व के वर्णन है। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य की निर्भरता फैसले कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है, संसद सदस्य की निर्भरता फैसले कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य की निर्भरता संसद सदस्य के निर्भरता फैसला कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। कौन सरकारी आयोग का सदस्य था, तो एसएन सेन। डॉक्टर एसआर सेन थे जो सरकारी आयोग का सदस्य था, डॉक्टर एसआर सेन। कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की संविधान संशोधन के तहत था, तो ये 89वां में था। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण, एससी और एसटी का आरक्षण दिया गया था 89वां संविधान संशोधन के, ये इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण दिया गया था 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया गया था 89वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कांगेर घाटी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। नागरहोल कहाँ है, तो कर्नाटका में। कुगती कहाँ है, तो हरियाणा में। ठीक है। और कुगती कहाँ है, तो हरियाणा में कुगती है, सॉरी। सुल्तानपुर कहाँ है, तो ये हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है ना। देखो कांगेर कहेगा छत्तीसगढ़ में, नागरहोल कर्नाटका में। ठीक है। और कुगती कहेगा तो ये हरियाणा हिमाचल प्रदेश में। कुगती वन्य अभयारण्य, कुगती कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में कुगती वन्य, सुल्तानपुर हरियाणा में। ठीक है। कुगती कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ किया गया था कराची एवं मुंबई के बीच में। कराची एवं मुंबई के बीच में भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा को प्रारंभ किया गया था कराची एवं मुंबई के बीच में। मार्तंड सूर्य मंदिर डबल स्टार पॉइंट है, ये भी डबल स्टार पॉइंट था। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। चेकमेट 17 से संबंधित है। भारत महोत्सव का शुरुआत कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 1982 में भारत महोत्सव का शुरुआत किया गया था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र के किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए था, तो सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित था सासाकावा पुरस्कार। कोपा कप किस खेल से संबंधित है, तो ये इम्पोर्टेंट है, फुटबॉल से। किसे, फुटबॉल से संबंधित है कोपा कप, फुटबॉल से कोपा कप। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है, तो वंदना शिवा है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी के पुस्तक के लेखक कौन है, तो वंदना शिवा। वंदना शिवा जो टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक है, वंदना शिवा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है बिहार का पहला रामसर साइट। ब्लू कार्बन क्या है, तो महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रागहित कार्बन। ब्लू कार्बन का से क्या समझते हैं, तो महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रागहित कार्बन। ठीक है। महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रागहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। प्रागहित, महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्राकृतिक कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें किसने शुरू किया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन क्रेडिट शुरू किया था। क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन क्रेडिट शुरू किया था, क्योटो प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक क्या है, तो ज्वाइंट पांडा। इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट पांडा किसका प्रतीक है, तो वर्ल्ड वाइड फंड का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है ज्वाइंट पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का प्रतीक क्या है, तो ज्वाइंट पांडा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, तो 1948 में। न्यूनतम मजदूरी 1948 में। आगे बढ़ो, कह रहा है कि निम्न में कौन सी समिति भारत की निर्धारित अनुमानों से संबंधित था,
तो निर्धनता से सुरेश तेंदुलकर समिति किसे? भारत में निर्धनता अनुमानों से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? तो शून्य आधारित 7वीं। इम्पॉर्टेंट ये भी है, गरीबी निर्धनता से सुरेश तेंदुलकर थे। शून्य आधारित बजट क्या कहते हैं? 7वीं पंचवर्षीय। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना है जो शून्य आधारित बजट प्रणाली से अस्तित्व से संबंधित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना शून्य आधारित बजट प्रणाली। कर आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किराया करते हैं, पेंशन करते हैं, मिश्रित आय करते हैं, लेकिन अवितरित आय को नहीं करते हैं। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन करते समय किसको शामिल नहीं करते हैं? तो अवितरित आय। मिश्रित आय करते हैं, अवितरित आय को नहीं करते हैं। जो नहीं बांटा जाएगा उसे नहीं शामिल करते हैं, ठीक है। किराया, पेंशन, मिश्रित आय, और लेकिन अवितरित आय को नहीं शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय को आकलन करते हुए आय विधि द्वारा। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। इंपॉर्टेंट है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है। करेक्ट। खगोलीय दुनिया प्रकाश वर्ष के मापने के लिए विशिष्ट कारण क्या है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होगा। खगोलीय दुनिया प्रकाश वर्ष में मापने का विशिष्ट कारण क्या है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। खगोलीय दुनिया वर्ष प्रकाश वर्ष के मापने के विशिष्ट कारण है तो प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। पृथ्वी पर कैरोलोसिस बल किसके कारण? तो पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी पर कैरोलोसिस बल किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। जब वस्तु कोई ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। कह रहा है कि मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका क्या रहता है? तो उसका पानी का घनत्व से कम होता है। पानी के घनत्व से कम होगा तब क्या रहेगा? तो तेल के पानी ऊपर तैरेगा। पानी के ऊपर तेल तैरेगा कब? जब पानी का घनत्व से कम रहेगा। पानी के घनत्व से कम रहेगा तेल का घनत्व, तब उस तेल है जो पानी पर तैरेगी। पानी के घनत्व से कम रहना चाहिए। 9 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 9 डिग्री सेल्सियस में पहले आयतन क्या होगा? 9 डिग्री से घट कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव? आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। आयतन बढ़ेगा फिर घटेगा। कह रहा है कि दूरदर्शन संकेत के एक निश्चित दूरी के बाद नहीं प्राप्त होता है क्योंकि पृथ्वी सतह वर्गाकार होती है। पृथ्वी की सतह कैसी? तो वर्गाकार, इसलिए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बढ़ो। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसी शहर के लिए एक सुरक्षित ध्वनि कितना है? तो 45 डेसिबल। शहर के लिए 45 डेसिबल तक इतना सही है। सुरक्षित ध्वनि कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल। कह रहा है कि संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव में परिवर्तनीय होता है। इस प्रकार की घटना क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। किसी संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण, किसका? संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव में परिवर्तन होता है। किसी संवाहक के तापक्रम के परिवर्तन के कारण, संवाहक के तापक्रम के परिवर्तन के कारण विभव में परिवर्तन होता है, उसे थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। शहर के कहेगा तो 45 डिग्री, पत्तों की सरसराहट होती है 20 डेसिबल, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव परिवर्तनीय होता है थॉमसन प्रभाव के कारण, ठीक है। कीट का संवर्धन क्या होता है? तो कीट की वृद्धि करने के विज्ञान को कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स है जो मृदा विहीन पादप संवर्धन। कैसा? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन होती है, ठीक है। आगे बढ़ो। जैव विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो जैव विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो लैमार्क के द्वारा। लैमार्क के द्वारा जैव विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा समझाया गया था? तो लैमार्क के द्वारा। मानव रहित सभी जंतुओं में का व्यवहार कैसा होता है? तो मानव रहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन, मानव के छोड़कर सभी जंतुओं का व्यवहार कैसे अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में। किसका? मानव छोड़कर सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी में क्या कहते हैं? मानव के छोड़कर सभी जंतुओं के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे इथोलॉजी कहते हैं। कौन सा वर्ग असमतापों के अंतर्गत नहीं आता? पक्षी वर्ग जो असमताप के अंतर्गत नहीं आता, सरीसृप, मत्स्य, उभयचर, लेकिन पक्षी जो समताप है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग असंतुलित पक्षी हो जाएगा? आरएनए इंपॉर्टेंट है। आरएनए के कौन से नाइट्रोजन संक्षार नहीं पाए जाते? थायमिन।
आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनी समक्षार नहीं पाए जाते हैं? तो थायमिन है जो आरएनए के नाइट्रोजनी समक्षार में नहीं पाए जाते हैं, थायमिन। कौन नहीं पाए जाते हैं? थायमिन। बहुऔषधि उपचार किस रोग के निवारण के लिए? तो ये कुष्ठ रोग से बहुऔषधि उपचार, ठीक है। बहुऔषधि उपचार किससे? तो कुष्ठ रोग से संबंधित है। मल्टी ड्रग थेरेपी, ये किससे? तो कुष्ठ रोग के लिए उपचार के लिए। आरएनए में कौन सी नाइट्रोजन नहीं पाई जाती? तो इम्पोर्टेंट ये भी है, थायमिन। आरएनए के नाइट्रोजनी समक्षार में नहीं पाए जाते हैं, थायमिन। बहुऔषधि उपचार कहेगा तो कुष्ठ रोग में। वैद्युत संयोजिक यौगिक क्या है? तो जल में विलय होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। वैद्युत संयोजिक का यौगिक क्या होता है? तो जल में विलय होता है। कैसा होता है? जल में विलय होता है वैद्युत संयोजिक यौगिक। करेक्ट टेफ्लॉन का समान नाम क्या है? तो फ्लोरोटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका क्या नाम है? टेफ्लॉन का पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका नाम है। निम्नलिखित में से प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित करती है? तो क्रुक्स कांच है जो चश्मा पहनने के लिए, ठीक है। बायोगैस का मुख्य क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। गोताखोरों को सांस लेने के संबंधित की क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले गैस क्या है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। क्या होती है? ऑक्सीजन और हीलियम होती है गोताखोर द्वारा। और क्या है बायोगैस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, गोताखोर में ऑक्सीजन और हीलियम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अधिनियम दिया गया मिलान करना है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम कब था? तो 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो 1878 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। शाही पद अधिनियम कब आया था? तो ये 1876 में। 1876 में शाही पद अधिनियम। फिर कहेगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1861 में उच्च न्यायालय। बाद विवाह विच्छेद कहेगा तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। विवाह विच्छेद 1869। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। शाही पद अधिनियम 1876। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878। तो एक बार याद, भारतीय शस्त्र कहेगा तो 1878 में, शाही पद कहेगा तो 1876 में। भारतीय शाही उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। विवाह विच्छेद अधिनियम, ठीक है। मिलान करना है तो यहाँ पे इसी के साथ यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत।